लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पर मैच द कॉलम दे रखे, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। हमें मैच करना है कौन सा कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें सबसे पहला यदि अपन देखते हैं, ए पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है कैटेलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटेलिस्ट जो आपके ऐड किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, वो तेजी से चले, तेजी से भागे। कोई भी रिएक्शन तेजी से भागे इसका मतलब है कि भाई आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बने। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए क्या चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, क्या कैन नॉट बी फ्रैक्शन और जीरो, ये तो आएगा नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला केस भी नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जो कैटलिस्ट का काम होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का। क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, आपने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा होगा कि भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है। अब उसको थोड़ी सी एक्सेस एनर्जी और मिल जाए, थोड़ा सा अमाउंट और मिल जाए, तो वो उस एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। और जैसे ही वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम होता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करने का, कि भाई आपको कम मेहनत करनी पड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई जो ए का आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर, बाई लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। मॉलिकुलरिटी की यदि हम बात करें तो मॉलिकुलरिटी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही हम पहली बात तो मॉलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मॉलिकुलरिटी होती है कि भाई जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उन सबका सम कर दो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वही आपकी क्या कहलाती है, मॉलिकुलरिटी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम इंडिविजुअल स्टेप के लिए तो मॉलिकुलरिटी बता सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिकुलरिटी को बेसलेस मानते हैं, ठीक है। तो मॉलिकुलरिटी के लिए यदि हम बात करें तो और मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सम करना है तो क्या जीरो हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्या फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो एक दो तीन चार मॉलिक्यूल होंगे ना, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। तो मॉलिकुलरिटी जो है ये क्या होगी, कैन नॉट बी फ्रैक्शन और जीरो। तो ए का आ गया है आर, बी का आ गया है पी। वैसे तो हमें ऑप्शन मिल चुका है ऑप्शन सी, फिर भी सारी कहानी यदि हम देखें तो सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो सेकेंड हाफ लाइफ होती है वो बेसिकली, सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें तो ये क्या होगा, क्या ये प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नॉट ऑलवेज टू वन, ठीक है, इज सेम एज द फर्स्ट, बिल्कुल जैसा पहली रहेगी वही हाफ लाइफ रहेगी। भाई हाफ लाइफ चेंज थोड़ी हो जाएगी, यदि 20 मिनट हाफ लाइफ है तो दूसरी हाफ लाइफ भी 20 मिनट ही रहने वाली है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई आपका 20 मिनट बाद यदि कोई पर्टिकुलर सैंपल हाफ हो रहा है तो अगले 20 मिनट बाद ही वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा उस सैंपल का। यही होता है हाफ लाइफ का मतलब। तो सी का क्या हो जाएगा, एस हो गया है। यदि हम बात करते हैं भाई ई रेस टू पावर माइनस ए बाई आर टी, ये उन फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। ये वो उन पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। तो रेफर टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी वही उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, यू, ठीक है। डी का ऑप्शन हो गया है यू। ई की बात करें, एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस आर समटाइम्स स्लो। अब ये स्लो क्यों होती है, क्योंकि भाई उन्हें कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल नहीं पा रहा रिएक्ट करने के लिए, टकराने के लिए, कोलिजन करने के लिए। यदि वो प्रॉपर कोलिजन में ओरिएंटेशन में क्या करें, कोलिजन करें, तो हो सकता है कि उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, जल्दी से रिएक्ट करे, ठीक है। तो ई का ऑप्शन हो चुका है आपका क्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया अंडर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व इज कांस्टेंट। भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व के थ्रू बताया जाता है कि जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं वो जो एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। वो एरिया कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे मैच करें
इनमें हमने काफी सारी चीजें देखी, कॉलिजन थ्योरी भी हमारी आ गई है, मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, सेकंड हाफ लाइफ भी आ गई है। यानी बेसिकली यदि हम बात करें यहाँ पर तो कोई कॉन्सेप्ट की बात करेगा तो कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेट लॉ, ऑर्डर, कॉलिजन थ्योरी, ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपके निकल के आ रहे हैं जिनके थ्रू हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें आंसर मिला है हमारा ऑप्शन सी। ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का अपने ये लगाया यू लगाया है, ई का क्यू और एफ का टी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।